2 सितंबर 2023 इसरो ने फिर से अपना रॉकेट लॉन्च करा, लेकिन इस बार चांद के लिए नहीं बल्कि सूरज को स्टडी करने के लिए। एक्चुअली इसरो के इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर सूरज के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी अपना चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर इसरो को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट जैसे चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ था, वैसे ही आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं होने वाला। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है आदित्य L1, इसका पर्पस क्या है, इस मिशन में हमें क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क है, और इस मिशन का हमारे साथ साथ पूरे ह्यूमैनिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 सूरज पर जाकर लैंड नहीं होगा। इनफैक्ट कोई भी स्पेसक्राफ्ट सूरज पर लैंड नहीं हो सकता। एंड ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सूरज के बारे में समझना होगा। देखो, ये है सूरज और ये इसके सरफेस, और जो ऐसे आग की लपटे से दिख रही है इसको कहते हैं कोरोना। इसको देखने के लिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब इसको आप अर्थ से भी देख सकते हो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। और फिर उसके बाद क्रोमोस्फेयर की परत होती है, फिर फोटोस्फेयर, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन, और फिर कोर यानी कि सेंट्रल पॉइंट। अब देखो, सूरज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी कि कोरोना का ही टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसके सबसे इनर लेयर यानी कि कोर की बात करें तो उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जो इतना टेम्परेचर को झेल सके। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी चीज सूरज के करीब जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका कीमा बन जाएगा। तो आखिर ये आदित्य L1 सूरज के कितना करीब जाएगा और बिना पिघले कैसे बच पाएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले आदित्य L1 इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में इस आदित्य L1 मिशन को एक्सप्लेन करूं तो ये एक स्पेशल स्पेसशिप है जो सूरज को जाकर स्टडी करेगा। इसको जहाँ पर जाकर रिसर्च करना है वहाँ पर जाने में इसको 127 डेज यानी 4 महीने और 7 दिन का समय लगेगा। इसको बनाने का जो कॉस्ट पड़ा है वो है 378 करोड़ रुपए। एक्चुअली आदित्य L1 पूरे 5 सालों तक धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्पेस में एक जगह है L1 पॉइंट, जिसे लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं। ये वहीं पे जाकर सन पे रिसर्च करेगा। अब आखिर इसी पॉइंट पे क्यों? तो दरअसल स्पेस में आप स्पेसक्राफ्ट को कहीं भी पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे कहीं भी पार्क किए तो उस पर लगने वाले फोर्सेस के चलते स्पेसक्राफ्ट ऐसे घूमते घूमते कहीं और ही चला जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा। बट उसी स्पेस में किसी भी 2 बड़े हेवनली बॉडीज के ऑर्बिटिंग सिस्टम के बीच 5 ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे लगने वाले फोर्सेस से बैलेंस रहता है या बहुत कम लगता है। मतलब वहाँ पे अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट को पार्क कर दिए तो वो सन या अर्थ के ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा और अर्थ के ही स्पीड से उसी पॉइंट के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और उन 5 पॉइंट्स का नाम है L1, L2, L3, L4 एंड L5, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कहाँ लाई करता है। वैसे बता दूं कि लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम फेमस इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। और अपना आदित्य L1 इस L1 पॉइंट पे पार्क किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हो धरती और सन के बीच में है। यहाँ पे ही इसलिए पार्क किया जाएगा क्योंकि यहाँ से सन का हमेशा क्लियर व्यू आता है, कभी एक्लिप्स लगने का भी सिचुएशन नहीं बनता, क्योंकि आप देख ही सकते हो ये खुद सूरज और धरती के बीच में है, जिससे सन को स्टडी करने में और आसानी होगी। अब इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आदित्य L1 का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कोरोनाग्राफी, जो कि एक तरीका है सूरज की कोरोना को स्टडी करने का। और सूरज के कोरोना को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ जाओगे। देखो, क्या है कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि इसके आउटर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना का टेम्परेचर 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जब भी कहीं आग जलती है तो उसके पास जाने पर ज्यादा गर्मी लगती है और दूर जाने पर कम। पर सूरज के केस में उल्टा है, इसके सरफेस के टेम्परेचर से 300 गुना ज्यादा हॉट इसके कोरोना का टेम्परेचर है। और कोई भी साइंटिस्ट ये बात श्योरली नहीं जानते कि आखिर ऐसा है क्यों, और इसलिए ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन का ऐसा बिहेवियर हमें क्यों देखने मिलता है। और इसलिए अपना आदित्य L1 इसका पता लगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सूरज के आउटर लेयर्स, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स और उनकी स्पीड को समझने की कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ हम सूरज के अंदर होने वाले तरंगों की स्टडी कर सकते हैं। ये मिशन हमारे लिए प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इससे हम सूरज से पृथ्वी तक आने वाले बदलाव को समझ सकते हैं। और अगर सूरज में कोई एक्टिविटी होती है तो उससे पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है ये भी हमें बता सकता है। इवन ये हमें एडवांस में ही बता सकता है कि सूरज से आने वाले स्टॉर्म्स हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकते हैं। मतलब इस मिशन का अल्टीमेट गोल है सूरज के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, ताकि हम स्पेस वेदर को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सके। और इसलिए ये सब स्टडी करने के लिए इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है VLC, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये एक बड़ा सा कैमरा है जिसका काम है सूरज के अपर लेयर, जिसे हम कोरोना कहते हैं, वहां से आने वाले सोलर विंड, जो कि एक तरह की एनर्जी होती है, उसे 3 डायमेंशंस में कैप्चर करना और देखना कि एनर्जी किस तरह से मूव करती है। इस कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू है 180 डिग्री, मतलब ये बहुत ज्यादा एरिया में देख सकता है। इससे छोटी छोटी चीजें भी दिख सकती है। इसके अलावा हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना और उसके सराउंडिंग एरियाज में क्या क्या हो रहा है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ASPX, यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। SPEX एक ऐसा टूल है जो सूरज से आने वाले पार्टिकल्स को समझने में मदद करेगा। मतलब ये सूरज से एमिट होने वाले सोलर विंड एनर्जी देखने में मदद करेगा कि ये पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट से PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। PAPA भी सूरज से आने वाले पार्टिकल्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा। और इन पार्टिकल्स में होते हैं प्लाज्मा पार्टिकल्स बेसिकली चार्ज होते हैं और ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं। तो PAPA से हम ये समझने की कोशिश
कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। चौथा इंस्ट्रूमेंट है सोलेक्स, सोलर ऑप्टिकल लेंस यूवी स्पेक्ट्रोग्राफ। सोलेक्स एक तरह का टेलीस्कोप है जो सूरज के अपर लेयर को ऑब्जर्व करेगा। ये टेलीस्कोप उस लाइट को कैप्चर करेगा जो सूरज के अपर लेयर से निकल कर आती है। इससे हम देख सकते हैं कि सूरज की आउटर लेयर बिहेव कैसे करता है। पांचवा इंस्ट्रूमेंट है हेल्टन, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हेल्टन का काम है सूरज से निकल कर आने वाले एक्सरेज को मेजर करना। एक्सरेज वो एनर्जी होती है जो नॉर्मल लाइट से ज्यादा पावरफुल होती है। इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सूरज से आने वाले हाई एनर्जी एक्सरेज हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। छठा इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटोमीटर। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। एंड सातवां इंस्ट्रूमेंट है SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसका काम है सन के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर से निकलने वाले सोलर रेडिएशन का पता लगाना। तो इस तरह से ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे स्पेस और अर्थ के एनवायरनमेंट को समझने में मदद करने वाले हैं। अच्छा, आदित्य L1 को जिस ऑर्बिट में पार्क किया जाएगा जो कि है L1, उसमें कुछ चैलेंजेस भी है जो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि L1 पॉइंट स्पेस में एक ऐसा जगह है जहाँ पर अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर और अपोजिट होती है, यानी वहाँ पे कोई नेट फोर्स स्पेसक्राफ्ट पे नहीं लगता जिससे वो बिना किसी हेवनली बॉडी के इन्फ्लुएंस में आए उस L1 पॉइंट को ऑर्बिट करता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बिल्कुल स्टेडी रहना पॉसिबल है, बिकॉज धीरे धीरे वहाँ से भी स्पेसक्राफ्ट से हटने लगते हैं। इसलिए उन्हें L1 पॉइंट में पार्क रखने के लिए उनको हमेशा अपनी पोजीशन एडजस्ट करते रहना पड़ता है और इसके लिए स्पेसक्राफ्ट में लगे छोटे छोटे थ्रस्टर्स का यूज किया जाता है जो अपने फोर्स से फिर से उस स्पेसक्राफ्ट को L1 के ऑर्बिट में पार्क कर देते हैं। इसलिए आदित्य L1 में भी छोटे छोटे थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जिसे यूज करके फिर से उसे L1 ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। ये जब भी अपने ऑर्बिट से डेविएट होगा। L1 ऑर्बिट में जो दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट, बिकॉज L1 पॉइंट सूरज के रेडिएशन बेल्ट में होता है जहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रेडिएशन से बचने के लिए इन पर रेडिएशन प्रूफ शील्डिंग किया जाता है। इसके अलावा थर्मल कंट्रोल भी एक चैलेंज है, बिकॉज L1 पॉइंट की कंडीशंस एक्सट्रीम होती है। दिन और रात में टेम्परेचर का बहुत बड़ा वेरिएशन देखने मिलता है। मतलब जैसे अभी दिन में 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये रात में टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो हम इन सब चैलेंजेस को भी पार कर लेते हैं तो इससे होगा क्या, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। इस मिशन से हमें कई तरीके में फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हम सूरज की एक्टिविटीज को समझकर हम स्पेस वेदर इवेंट्स को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करते हैं। सूरज के फ्लेयर्स और स्टॉर्म्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पर कैसे असर डालते हैं ये भी जान सकते हैं। एक्चुअली फ्लेयर्स एक तरह की एनर्जी बर्स्ट होते हैं जो सूरज से निकलते हैं। तो अगर हमारे सैटेलाइट्स इन फ्लेयर्स के रास्ते में आ जाएंगे तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब हम सूरज के फ्लेयर्स की स्टडी कर लेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि वो कब और कैसे आएंगे। इससे हम अपने सैटेलाइट्स को पहले से ही बचाने के लिए रेडी रहेंगे। इसके अलावा सूरज के स्टॉर्म्स होते हैं और जब ये स्टॉर्म्स अर्थ की तरफ आते हैं तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे धरती पे मौजूद GPS और नेविगेशन सिस्टम पर भी बहुत असर पड़ता है और ये सही तरीके से काम नहीं करते। लेकिन जब हम सूरज को इस मिशन के जरिए समझ लेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि वो स्टॉर्म से कैसे बनते हैं और किस तरह से मूव करते हैं। इससे हम इससे बचने के उपाय भी सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सूरज के बिहेवियर को समझ लेंगे तो हम उसके चैलेंजेस से बचने के तरीके भी तैयार कर सकते हैं एंड इवन बेहतर तरीके से स्पेसक्राफ्ट्स को डिजाइन और ऑपरेट कर सकते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स तक जाने वाले हैं। इस तरह से आदित्य L1 पूरी ह्यूमैनिटी में रिवोल्यूशन ला सकता है। हालांकि ये तो इंडिया की तरफ से पहला एफर्ट है सूरज को स्टडी करने के लिए, लेकिन इससे पहले कुछ बाकी कंट्रीज ने भी सन को स्टडी करने की कोशिश कर रखी है, जिसमें से सबसे पहले 1960s में नासा ने पायोनियर सीरीज शुरू की। ये खास सैटेलाइट्स थे जो सूरज को स्टडी करने के लिए स्पेस में भेजे गए थे। इन सैटेलाइट्स ने सूरज के विंड्स, एनर्जी और लाइट के डेटा को कलेक्ट किया। उसके बाद 1995 में नासा और यूएसए ने मिलकर सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च करा। सोहो ने सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर और उसकी स्पीड को स्टडी किया, जिसने सूरज के फ्यूचर के प्रभाव को समझने में मदद की। आगे चलकर जापान ने भी याको सैटेलाइट को लॉन्च करा, जिसने सूरज के निकलते एक्सरेज और गामा रेज पे फोकस करा। इससे हमें सूरज की एनर्जी के सोर्सेस और उसके बिहेवियर को समझने में मदद मिली। उसके बाद 2010 में नासा ने HDO सैटेलाइट को लॉन्च करा। इस सैटेलाइट से हमें सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स और एक्टिविटीज का डिटेल डेटा मिला। फिर 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च करा। ये सैटेलाइट सूरज के करीब गया और वहां से डेटा कलेक्ट करके वापस आया। इससे हमें सूरज के सीक्रेट्स और एनर्जी सोर्सेज के बारे में न्यू जानकारी मिली और इसकी कहानी अपने आप में ही इतनी इंटरेस्टिंग और लंबी है कि इस पे अलग एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो आप कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा। वैसे इसके बाद 2020 में नासा और यूएसए ने मिलकर सोलर ऑर्बिटर सैटेलाइट को लॉन्च करा एंड उसके बाद इंडिया ने 2023 में अपना आदित्य L1 लॉन्च करा, जो बहुत सारे रिसर्चेस करने वाला है। वैसे भी भारत जिस रफ्तार से अपना झंडा स्पेस फील्ड में गाड़ रहा है, आई थिंक आने वाले कुछ सालों में स्पेस में चारों तरफ इंडिया का ही झंडा लहराएगा। वैसे अगर आपने चंद्रयान 3 पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने बात की है कि चांद के साउथ पोल पे लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।